Hello students, welcome back to Inspiring Minds Biology lecture by Dr. Harminder। आपको पता ही होगा कि हमने अपना सेकेंड चैप्टर शुरू कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो पार्ट डिस्कस किया था जहाँ पे हमने रिप्रोडक्शन डिस्कस करनी है बेसिकली। यस, हमने रिप्रोडक्टिव यूनिट डिस्कस किया था फ्लावर। ठीक है, सो फ्लावर का स्ट्रक्चर अगर मुझे बहुत अच्छे से अब याद आ गया है, ध्यान में है सारे पार्ट्स, तो हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ा सकते हैं। जिन्होंने मेरा पिछला लेक्चर मिस किया है, इस वीडियो से पहले पिछले लेक्चर को ज़रूर देख ले, क्योंकि पिछले लेक्चर के बाद ही ये कॉन्सेप्ट्स आपको ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की थी, हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एंड देन फ्लावर का स्ट्रक्चर, बेसिकली फ्लावर के एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल वर्ल्स को डिस्कस किया था। आज की डिस्कशन इसके बियॉन्ड है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट। अब हमने लास्ट क्लास में एक टिपिकल फ्लावर डिस्कस किया था और ये डिस्कस किया था कि टिपिकल फ्लावर के 4 वर्ल्स होते हैं, 2 एसेंशियल एंड 2 नॉन एसेंशियल। जो एसेंशियल वर्ल्ड है वो एसेंशियल इसलिए है क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली रोल प्ले कर रहे हैं, एंड जो नॉन एसेंशियल वर्ल्ड है वो रिप्रोडक्शन में रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, इसीलिए हम उनको नॉन एसेंशियल कहते हैं। अब यहाँ पे हमने डिस्कस क्या करने हैं, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट। दैट मीन्स यहाँ पे डिस्कशन जो होगी वो बेसिकली रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स के होने वाली है। ठीक है, सो हमने इन डिटेल्स मेल एंड फीमेल पार्ट्स को डिस्कस करना है, उनकी फॉर्मेशन डिस्कस करनी है, कैसे गमीटोफाइट्स डेवलप होते हैं वो डिस्कस करना है। ठीक है, सो हमारा ये जो टॉपिक है दैट इज डीलिंग विथ प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट। अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, तो जितनी भी डेवलपमेंट होती है, बी इट अ ह्यूमन बॉडी, बी इट अ प्लांट बॉडी, इट इज ऑलवेज हार्मोन इंड्यूस्ड। ठीक है, सो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो प्लांट में डिफ्रेंसिएशन करके उनमें डेवलपमेंट करते हैं, फ्लावर्स बनते हैं। ठीक है, अब फ्लावर में जो मेल पार्ट है उसको हमने नाम क्या दिया था, एंड्रोशियम, एंड फीमेल पार्ट उसको हमने नाम क्या दिया था, गाइनोशियम। ये जो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये डिफ्रेंशिएट होते हैं और मेल एंड फीमेल गेमीटोफाइट को बनाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ के बाद चीज़ें थोड़ी सी समझने के लिए कॉम्प्लेक्स होंगी अगर आप फोकस नहीं करोगे। अगर आप ध्यान से फोकस होके सारे फिगर्स को करेक्टली फॉलो करते हुए लेक्चर को प्रॉपरली फॉलो करोगे तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है एंड आप इजीली गो थ्रू कर जाओगे। ठीक है, एंड बेसिकली यहाँ पे हमने जो भी इवेंट्स होनी है, जो भी स्ट्रक्चर्स होनी है फर्टिलाइजेशन से पहले, हमने वो सारी डिस्कस करनी है। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद द प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा पहला टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट। मैंने आपको बोला था कि ये जो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम है ये गमीटोफाइट्स बनाते हैं। एंड्रोशियम मेल गमीटोफाइट बनाएगा, गाइनोशियम में फीमेल गमीटोफाइट बनेगा। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंटल चेंजेस हैं ये कैसे होती हैं, क्या चेंजेस आती हैं, किस तरह से ये फॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखनी है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट। अगर मैं मेल गमीटोफाइट की बात करती हूँ तो मेल गमीटोफाइट में होगा क्या, क्या क्या चेंजेस हैं। अगर मैं मेल की बात करती हूँ तो मेल क्या है, स्टेमन। स्टेमन के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, एंथर। जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। सो वी हैव stamen which is the male reproductive unit, और इसके कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स। जो लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। और
जो टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंथर. सो वी हैव अ लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलामेंट. बाइलोब स्ट्रक्चर जो एंड पे होता है दैट इज कॉल्ड एंथर. एंड ये एंथर एंड फिलामेंट के बीच में जो कनेक्शन है, जिस पॉइंट पे वो जुड़ता है, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. ठीक है. अब ये जो फिलामेंट है ये जिस तरह से अटैच होती है उस हिसाब से भी हमने कुछ ऑब्जेक्टिव टर्म सीखने हैं. 2+1 में आपने ये सारी टर्मिनोलॉजी सीखी हैं, बट उनको जस्ट एक बार रिफ्रेश करने के एंड पे मैं ये चीज़ आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ. बेसिकली जो फिलामेंट है अगर वो थैलेमस पे या पेटल्स पे अटैच है, पेटल के ऊपर अटैच है, तो हम उसे क्या कहेंगे? इपीपेटलस कंडीशन. ठीक है. So if the filament is attached on the petal, the flower is said to be epipetalous in condition. ठीक है. और जो stamens है उनकी हाइट भी स्पीशीज के हिसाब से वेरी करती है, नंबर भी स्पीशीज के हिसाब से वेरी करता है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अगेन आपको जब हम ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आपको बार बार +1 के कॉन्सेप्ट के साथ इसे रेफर करने की ज़रूरत पड़ सकती है. ठीक है. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी +1 में रेफर्ड है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है. हम उनको रेफरेंस के लिए बार बार यूज़ करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव करते समय आई वुड एडवाइज कि आप एक बार उस चैप्टर को ज़रूर गो थ्रू करें जहाँ पे ये फ्लावर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस की थी +1 में. राइट. अब ये देखिए, जो भी हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया ये उसका पिक्टोरियल एविडेंस है. ठीक है. हमने पिछले स्लाइड में क्या डिस्कस किया था कि हमने मेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट की बात करनी है. तो हम पहले मेल पार्ट डिस्कस कर रहे थे, एंड्रोशियम या स्टेमन. स्टेमन के लिए हमने क्या पढ़ा था? स्टेमन का एक लंबा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हमने नाम क्या दिया है? फिलामेंट. ये फिलामेंट टर्मिनेट होती है, यानी कि इसके टर्मिनल पोर्शन पे एक बाइलोब स्ट्रक्चर, एंड यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं जनरली बाइलोब. क्यों? क्योंकि ज्यादातर कंडीशन 2 थीका वाली होती है, बाइलोब्ड कंडीशन होती है, लेकिन कभी कभी यूनिलोब्ड या मोनोलोब्ड या मोनोथीकस कंडीशन भी होती है एंथर. ठीक है. बट यूजुअल प्रेजेंटेशन इज बाइलोब्ड एंथर. अब ये बाइलोब्ड एंथर एक स्टॉक के ऊपर लगा हुआ है और जिस पॉइंट पे ये जुड़ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव. ठीक है. सो दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर. जब आप इस एंथर को कट करोगे, लुक एट द स्ट्रक्चर बी, जब आप इस एंथर को कट करोगे तो इसके अंदर आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे और इन सैक्स में से छोटे छोटे डस्टी येलो से पाउडरी सा सब्सटेंस निकलेगा. दीज आर नथिंग बट दी डेवलप्ड पोलन ग्रेन्स. अब ये जो फॉर्मेशंस हैं ये कैसे होती हैं, हमने यही इस चैप्टर में डिस्कस करना है. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एंड्रोशियम और अ टिपिकल स्टेमन, एंड ये उसका कट सेक्शन है. जब आप कट करोगे यू विल सी अ टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर, जिस सैक्स के अंदर आपको डस्टी से या राउंड राउंड से स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं. दीज आर नथिंग बट दी पोलन ग्रेन्स. ठीक है. सो अगर मैं एंथर की बात करती हूँ, एंजियोस्पर्म की बात करती हूँ, तो यूजुअली जो एंथर है वो बाइलोब्ड होता है. बाइलोब्ड मतलब 2 लोब्स होंगी. ठीक है. और इन लोब्स के अंदर 2 सैक्स होते हैं. ठीक है. डाइथीकस कंडीशन है और एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव इसको सेपरेट करता है 2 थीकास को. ठीक है. अगर मैं उसका क्रॉस सेक्शन निकालूं, यानी कि अगर मैं इसको कट करूं, तो एंथर में मुझे 4 सर्कल्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे फिगर पे. सो इट इज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर एंड ईच वन इज कॉल्ड अ माइक्रोस्पोरेंजियम. यानी कि अगर एक डाइथीकस एंथर है तो उसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेंगे हमें? 4. सो इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट. द स्ट्रक्चर इज
टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रा इज फॉर 4, कितने स्पोरेंजियम है 4, सो टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, अब 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, हर एक लोब के अंदर 2 मिलेंगे आपको। ठीक है, और इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये जो सैक्स हैं इनके अंदर ही डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, सो एक टिपिकल एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड। इस बाइलोब्ड के लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे, डाइथिकस। ठीक है, एंड 4 सैक्स है इसीलिए टेट्रास्पोरेंजिएट। कैसे पता लगेगा कि ये टेट्रास्पोरेंजिएट है, हमने इसका टीएस कट करके देखा। ठीक है, सो बेसिकली क्रॉस सेक्शनल व्यू में आपको 4 साइड्स नजर आएंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम नजर आएंगे और हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर डेवलपमेंट होती है पोलन ग्रेन की। ठीक है, सो इज दिस स्ट्रक्चर वेरी क्लियर। सो अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर is a bilobed structure. They are dithecous, separated by longitudinal groove. The cross section shows 4 sacs. The condition is called tetrasporangiate. ठीक है, and इन sporangiums के अंदर, microsporangiums के अंदर बनते हैं pollen grains। ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या बताया था आपको, बाइलोब्ड कंडीशन टिपिकल है एंजियोस्पर्मिक कैंसर की, बट हम ऑब्जेक्टिव डील करते हैं तो हम एक्सेप्शन जरूर लर्न करते हैं, एंड द एक्सेप्शन दैट वी लर्न हियर इज फैमिली मैलेसी। इसमें जो एंथर होता है वो मोनोथीकस होता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, उसका क्रॉस सेक्शन, एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोथीकस एंथर। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। हमने क्या बात किया था, जब हमने उसको कट करना है तो हमें क्या दिखेंगे, 4 सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। अब ये 4 सैक लाइक स्ट्रक्चर्स किस तरह से सेल्स की इसमें प्लेसमेंट है, कैसे ये स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो बेसिकली अगर मैं एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करूँ तो इसमें 4 वॉल्स होती हैं। ठीक है, इन वॉल्स को हमने बाहर से अंदर की तरफ लर्न करना है। क्वेश्चंस जब ऑब्जेक्टिव आते हैं तो यही डिस्कशन अंदर से बाहर की तरफ भी अरेंजमेंट पूछी जा सकती है, बट वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम आउट टू इन। अगर आउट टू इन हम डिस्कस कर रहे हैं, वी स्टार्ट विद द आउटरमोस्ट लेयर। आउटरमोस्ट लेयर इज ऑलवेज इपिडर्मिस। ठीक है, सो बाहर वाली लेयर इज इपिडर्मिस, उसके अंदर वाली लेयर को हम कहेंगे एंडोथीशियम। Endothelium is followed by middle layers, and middle layer is followed by a special and a very important layer that is tapetum. So basically एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कितनी वॉल्स मिलेंगी आपको, 4, epidermis, endothelium, middle layers and tapetum। ठीक है, नेक्स्ट जो बाहर वाली 3 लेयर है, ऑब्वियसली जो बाहर होता है, जो आउटरमोस्ट कवरी है, उसका बेसिक काम क्या होगा, प्रोटेक्शन। सो द आउटर 3 वॉल्स आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। यानी कि मैं किन वॉल्स की बात कर रही हूँ, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर। ठीक है, प्रोटेक्टिव होने के साथ साथ ये डेहिसेंस में भी हेल्प करती है। हम देखो, अगर मैं पिछले फिगर को रिकॉल करने की कोशिश करूं तो हमने क्या पढ़ा था, वो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स। लेकिन अगर पोलन ग्रेन्स यहाँ रहेंगे तो पॉलिनेशन में वो बाहर कैसे निकलेंगे, पॉलिनेशन होने के लिए एंथर को फटना पड़ेगा। जब एंथर फटेगा तभी पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे। इस फटने वाली कंडीशन को, टीयरिंग वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डेहिसेंस। और जब ये डेहिसेंस होगी तो पोलन ग्रेन रिलीज होंगे। तो ये जो 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, ये 2 इंपॉर्टेंट पर्पस सॉल्व करती है। पहला प्रोटेक्शन, दूसरा डेहिसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, एंथर की प्रॉपर डेहिसेंस होगी तो पोलन ग्रेन अच्छे से स्प्रेड आउट होंगे, रिलीज होंगे, ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन फीमेल या एग तक पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो टेपिटम लेयर है, यानी कि ये जो चौथी लेयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, बाहर वाली 3 लेयर का फंक्शन हमने देख लिया, अब हम वर्क करेंगे कि टेपिटम क्यों इंपॉर्टेंट है।
नाउ टेपिटम इज वन मोर सच टर्म जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका रोल पूछा जाता है। बेसिकली ये इनरमोस्ट लेयर है और इस इनरमोस्ट लेयर का काम क्या है? देखो, जब मैं माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करती हूँ, इन 4 वॉल्स के अंदर होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी कि स्पोरोजिनस, जीनस मतलब जिससे स्पोर्स बनेंगे। तो स्पोरोजिनस से स्पोर बनाने वाला टिश्यू। अब जिससे स्पोर्स बनने हैं उस टिश्यू को क्या चाहिए ग्रो करने के? न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे? बाहर वाली 3 वॉल्स क्या काम कर रही है? प्रोटेक्शन का। दैट मीन्स कोई ऐसा कनेक्शन होना चाहिए जो कि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। सो टेपिटम इज दैट लेयर जो कि डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स को फूड, बेसिकली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो टेपिटम इज द इनरमोस्ट लेयर which nourishes the developing microspore or the pollen grains, and the cells have a characteristic presentation। और वो characteristic presentation क्या है कि उसका जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत डेंस होता है एंड इनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी होते हैं। ठीक है, सो टेपिटम के 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फीचर क्या है? पहला फीचर कि ये इनरमोस्ट एंड नरिशिंग लेयर है, दूसरा साइटोप्लाज्म का डेंस होना एंड मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो जब एंथर यंग होगा तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंट्रली प्लेस होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एंथर की डेवलपमेंट होगी ये स्पोरोजिनस टिश्यू भी मल्टीप्लाई करेगा और गिव राइज करेगा हमारे पोलन ग्रेन्स को। ठीक है, सो अगर मैं टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करूं, हमने 4 लेयर्स पढ़नी है बाहर से अंदर की तरफ। इट इज एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। बाहर वाली 3 लेयर प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस का काम करेगी। 4th लेयर जो कि टेपिटम है वो नरिशमेंट का काम करेगी एंड मल्टी न्यूक्लिएट होना इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंड इसके अंदर जो कॉम्पैक्टली अरेंज टिश्यू है, होमोजेनस सेल की अरेंजमेंट है, उसे हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं एंड इसका काम क्या है? स्पोर्स बनाना। ठीक है, सो ये माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स को अराइज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा अच्छे से इम्बाइब करने के लिए, समझने के लिए वी मूव ऑन टू दी फिगर। बायो मीन्स फिगर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिना फिगर्स के यू कांट अटेम्प्ट 5 मार्क क्वेश्चन। So structure of microsporangium itself is a 5 mark question when you attempt your subjective paper. ठीक है, so अब subjective paper में आप सिर्फ लिखोगे, you will not get full marks. 5 marks के लिए definitely you need to add figures to it, justify your answer and make sure कि examiner को आपका answer पढ़ के लिखे कि yes the child has attempted all the aspect of the answer. ठीक है, so let's look at the in the next slide. ओके, ठीक है, अब हम जिस लेयर के बारे में बार बार डिस्कस कर रहे थे, देखो द फर्स्ट फिगर ए, ये ट्रांसफर सेक्शन है यंग एंथर का। ठीक है, अब इस यंग एंथर को जब हमने कट किया है तो मुझे यहाँ पे 4 सर्कुलर स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। दीज आर स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 है इसीलिए टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशंस एंड जो लेयरिंग है वो भी नजर आ रही है। बट इस फर्स्ट फिगर में द सेल स्ट्रक्चर इज नॉट वेरी वेरी क्लियर। इसका ही एक जूम आउट कट इज शोन इन द फिगर बी। इस फिगर बी में आपको वो जितनी भी डिस्कशन हमने पिछली स्लाइड में की है वो क्लियरली एविडेंट है। नाउ लुक एट द फिगर बी क्लियरली। सबसे बाहर वाली लेयर क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड लेयर एंडोथीशियम। Endothelium is followed by middle layers and middle layer is followed by tapetum. Tapetum is followed by internally it contains sporogenous tissue. ठीक है, so ये structure है typical microsporangium। ठीक है, अब जब एंथर मैच्योर होगा
देखो ये इमेच्योर है तो कहीं पे भी लाइन ऑफ डेhiscence नजर नहीं आ रही, कहीं पे भी पोलन ग्रेन्स नजर नहीं आ रहे, लेकिन जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, स्पोरोजिनस टिश्यू इज गेटिंग कन्वर्टेड टू पोलन ग्रेन, एंड ये जो लाइन ऑफ डेhiscence है यहाँ से ये रिलीज हो जाएंगे ताकि ये बाय डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन मूव करके अपनी साइट ऑफ वर्क तक पहुंच सके। ठीक है, सो इज द फिगर वेरी वेरी क्लियर। हमने फिगर लर्न करना है, हर एक लेयर का फंक्शन लर्न करना है, एंड कीपिंग इन माइंड दिस फॉर बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली फॉर 5 मार्क क्वेश्चन सब्जेक्टिव यू नीड टू लर्न द फिगर ए एंड बी एंड दी प्रीवियस स्लाइड जो भी हमने उसका राइट अप किया था। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट टॉपिक नाउ विल डिस्कस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब टर्म को ही हम स्प्लिट करें, माइक्रो मीन स्मॉल, स्पोरो इज स्पोर, जेनेसिस इज फॉर्मेशन। माइक्रो मतलब छोटा, छोटा स्पोर, उसकी फॉर्मेशन की हम बात करें, एंड यूजुअली हम छोटा स्पोर किसे कहते हैं? मेल। मैंने प्रीवियस डिस्कशंस में बार बार ये चीज़ की है कि मेल गमीट इज ऑलवेज माइक्रो इन नेचर, छोटा, एंड फीमेल गमीट के लिए वी यूज द टर्म मैक्रो। ठीक है, सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज हम माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन की बात कहेंगे। ठीक है, अब हमने पिछले स्लाइड्स में स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखा कि माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा होता है, कैसे वॉल्स होती हैं, उन वॉल्स के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, लेकिन वो स्पोरोजेनस टिश्यू कैसे पोलन ग्रेन्स बनाता है, कैसे उनमें स्पोर्स की डेवलपमेंट होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होती है, ये हमने सीखना है। ठीक है, सो बेसिकली जो स्पोरोजेनस टिश्यू है दैट इज अ पोटेंशियल पोलन मदर सेल। दैट मीन्स स्पोरोजेनस टिश्यू के हर एक सेल के पास ये पोटेंशियल है कि वो पोलन ग्रेन बना सके, इसीलिए हम उसे पीएमसी या पोलन मदर सेल कहते हैं, या क्योंकि इससे माइक्रोस्पोर बनना है यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। सो ईच सेल ऑफ अ स्पोरोजेनस टिश्यू इज अ पीएमसी और अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अब हर एक स्पोर से कितने माइक्रोस्पोर्स बनते हैं? Each potential pollen mother cell has the ability to give rise to 4 microspores, यानी कि ये tetrad बनाते हैं, they form the tetrad, and this process of formation of microspore from a pollen mother cell is called microsporogenesis। देखो मैंने कुछ मिस किया है जो यहाँ राइट अप पे मेंशन्ड है। यस, मैंने वर्ड स्किप किया है मियोसिस। अब हम उस वर्ड को डिस्क्राइब करेंगे। देखो जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उसका क्रोमोसोमल नंबर कितना होगा? 2n, क्योंकि वो एक स्पोरोफिटिक बॉडी का पार्ट है। लेकिन जो पोलन ग्रेन है उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होना चाहिए? हाफ। दैट मीन्स कि हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू जिसका नंबर 2n है, अगर उसने पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट होना है तो उसमें कौन सी प्रोसेस होनी चाहिए, किस तरह की सेल डिविजन होनी चाहिए? यस, रिडक्शनल डिविजन, एंड दिस इज कॉल्ड मियोसिस। ठीक है, सो अगर माइक्रोस्पोर के साथ हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एसोसिएट करना चाहते हैं तो मुझे किस सेल डिवीजन को याद रखना होगा? मियोसिस, बिकॉज ओनली देन कैन अ 2n टिश्यू गिव राइज टू n माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, अब ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे, लुक एट द फिगर। ये एक माइक्रोस्पोरोसाइट है या पीएमसी। ठीक है, इस पीएमसी में मियोसिस 1 होगी। अब देखो हमने ये सारी चीजें +1 में डिस्कस की हैं, मियोसिस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। जैसे एक ब्रीफ अप है मियोसिस का यहाँ पे, ये जो माइक्रोस्पोरोसाइट है या पीएमसी है इसमें मियोसिस 1 होगी। मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिविजन,
ठीक है, मियोसिस 1 में ही क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, ठीक है। सो दिस डिप्लॉयड न्यूक्लियस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन अब ये जो 2 न्यूक्लियस बने हैं, दीज विल अंडरगो मियोसिस 2। अब ये जब होगी, मियोसिस 2 होगी, तो ये जो न्यूक्लियाई फर्स्ट डिवीजन में बने थे, ये आगे इक्वेशनली डिवाइड करेंगे, एंड नाउ वी हैव हाउ मेनी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई? 4, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं स्पोरोफिटिक टिश्यू की बात करती हूँ, स्पोरोफिटिक टिश्यू में मियोसिस 1 होगी and then it will be followed by meiosis 2. At the end of meiosis 2, we will get tetrad, 4 microspores, यानी कि हर एक PMC से कितने माइक्रोस्पोर्स बनेंगे? 4। अब याद करो, ये जो कॉन्सेप्ट है, हम इस पे बार बार इन वैल्यूज को, इन नंबर्स को इतना क्यों वर्क कर रहे हैं? इनको इतना वर्क करने के पीछे हमारा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। अब हर एक एंथर के अंदर कितने स्पोरेंजियम्स होते हैं? 4। हर एक स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उसमें सेल वेरी करेंगे। यूजुअली हम हर एक सैक में सिमिलर नंबर ऑफ सेल्स काउंट करेंगे, ठीक है। हर सैक से कितने स्पोर्स बनेंगे? 4। सो ये जो कॉन्सेप्ट है 4 सैक्स, 4 टेट्राड्स या माइक्रोस्पोर्स, ये हमने लर्न करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, जहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि एक सैक में 100 स्पोर मदर सेल्स हैं, बताओ कितने पोलन ग्रेन्स बनेंगे? क्योंकि एक सैक में 100 मदर्स हैं, तो 100 मदर्स विल गिव राइज टू 400 माइक्रोस्पोर्स, लेकिन 1 sac will give 400. हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैक्स कितने हैं? 4. So this 400 will be multiplying to the another 4. So इस हिसाब से हमारे जो आंसर्स है ये चेंज होते रहेंगे। So ये जो कॉन्सेप्ट है कि कितने सैक्स, कितने स्पोर्स, कौन सी डिविजन, ये सारे लर्न करने इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के एस्पेक्ट से, ठीक है। सो वी शुड लर्न दैट ईच स्पोरोजेनस मदर सेल हैज द प्रॉपर्टी ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, एंड इस टेट्राड को बनने के लिए जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड मियोसिस, एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्लियर है? नेक्स्ट, अब जब एंथर्स मैच्योर होंगे तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगी, जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, एंड जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो भी एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, एंड दे विल डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। अब हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये चेंजेस आएंगी, और हर स्पोरोजेनस टिश्यू इतने सारे माइक्रोस्पोर्स बनाएगा, ठीक है। सो हर एक सैक के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन बनेंगे, और ये कब रिलीज होंगे? जब एंथर की डिहेसेंस होगी। एंथर मैच्योर होने पर जब डिहेसेंस करेगा, ये जितने भी पोलन ग्रेन्स बने हैं दोज विल बी रिलीज, एंड डिफरेंट एजेंट्स will carry them to their site of action, ठीक है। अगर मैं माइक्रोस्पोर्स की बात करती हूँ तो जो बेसिक अरेंजमेंट है माइक्रोस्पोर्स की, दैट इज टेट्राहेड्रल और आइसोबाइलैटरल, ठीक है। यानी कि ये जो टेट्राड बनता है माइक्रोस्पोर का, ये अपने आप को यूजुअली टेट्राहेड्रल फॉर्म में या आइसोबाइलैटरल फॉर्म में अरेंज करता है, बट इसकी जो शेप्स हैं दीज कैन वेरी फ्रॉम लीनियर, डेक्सेट और टी शेप। अब ये जो टर्म्स है इनके साथ हम फेमिलियर होंगे कैसे? बायो है तो फिगर जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। सो माइक्रोस्पोर्स का जो टेट्राड है वो इस तरह से अरेंज हो सकता है। जो बेसिक एंड कॉमन वेज है वो है टेट्राहेड्रल प्रेजेंटेशन एंड आइसोबाइलैटरल प्रेजेंटेशन, ठीक है।
एंड डेकिसेट, लीनियर एंड टी शेप्ड। अदर तरीके भी हैं इसकी अरेंजमेंट के लिए, ठीक है। डेकिसेट में 1 सेल अप, 1 सेल डाउन एंड 2 इन द सेंटर। लीनियर में all the 4 cells are arranged one on the other, and in T-shaped we have 2 cells on the topmost area and the 1 cells are following down, ठीक है। So basically अगर मैं माइक्रोस्पोर की बात करूं तो इनकी अरेंजमेंट हमने लर्न करनी है, फिगर्स याद होने चाहिए, फिर ये पता होना चाहिए कि माइक्रोस्पोर्स डेवलप कैसे होते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती कैसी है, क्रोमोसोमल नंबर में क्या चेंजेस आता है, ये लर्न करना है, ठीक है। सो दिस इज दी टुडेज टॉपिक। यहाँ तक क्लियरली फॉलो करेंगे क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है वो और भी इलाबोरेट है। इवन दैट विल टेक ऑलमोस्ट 1.5 क्लास टू एक्सप्लेन कि आगे पोलन ग्रेन में क्या डेवलपमेंट है, एंड वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना हमने लर्न करना है कि क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है, और जो टेट्राड है वो कैसा बन रहा है, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों को हम क्लियरली फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए इनको पढ़ के लेक्चर को रिकैप करके बैठेंगे ताकि जो आने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको और क्लियरली समझ सके। एंड वी शुड नॉट लूज फोकस, बी वेरी वेरी cautious while you study because this is a crucial time. Not a physical teacher is present, but definitely you can take help of us. हमसे आप questions भी put on कर सकते हो मेरे YouTube पेज पे, इस लिंक के नीचे। You can just add on your queries so that if required I can answer you back, ठीक है। Keep following and keep studying well.